हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 आज हम लोग मॉक टेस्ट 4 देखने वाले हैं। इसमें सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो प्रश्न ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इससे पहले 3 मॉक टेस्ट मैं करा चुका हूं, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वो भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन साथ में लगाते चलिए और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था। तो जो विजय स्तंभ है ये चित्तौड़ के दुर्ग में है, जो कि राजस्थान में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो इसका निर्माण जो कराया था ये राणा कुंभा ने कराया था। ठीक, राणा कुंभा ने कराया था। पहले के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और ये राजस्थान में स्थित है विजय स्तंभ। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, चेचक होने का कारण क्या है। जो चेचक होता है, स्मॉल पॉक्स रोग जो होता है, बहुत पहले होता था ये, और बहुत काफ़ी लोग मर जाते थे इसके कारण। तो जो स्मॉल पॉक्स जिसे चेचक बोला जाता है, ये होने का मुख्य कारण क्या है, सभी देख लीजिए इसमें से और क्वेश्चन लगाइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेचक होने का मुख्य कारण वायरस होता है। वायरस के कारण ही चेचक होता है, या एचआईवी भी जो होता है ये वायरस के कारण, पोलियो वायरस के कारण, ये सब आपको वायरस के कारण होने वाले रोग है। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जैसे कि अभी कोरोना भी किसके कारण होता है, कोविड-19 जिसे बोला जाता है, वो भी आपको वायरस के कारण ही होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि भूरी क्रांति किसे कहते हैं, या भूरी क्रांति किससे संबंधित है, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि व्हाइट रेवोल्यूशन जो दूध से संबंधित है, दूध उत्पादन से। हरित क्रांति जो है गेहूं चावल उत्पादन से संबंधित है। वैसे ही आपको पीली क्रांति देखिएगा तो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है, यह क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 है, बताइए। तो भूरी क्रांति जो है ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। किससे, उर्वरक उत्पादन से। ठीक, ये याद रखिएगा। तीसरे के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी लगा लीजिएगा। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य है। विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन था, ये आपको बताना है। विश्व में पूछ रहा है। ठीक, तो विश्व के सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य जो हो जाएगा ये वज्जी संघ, जिसे वैशाली भी बोला जाता है, जो कि वैशाली नाम किसे, राजा विशाल के नाम से इसे वैशाली नाम पड़ा, जो कि आज के क्षेत्र हाजीपुर में देखिएगा ये पड़ता है। ठीक, तो ये वज्जी संघ, ये वैशाली सबसे पहला गणतंत्र था विश्व का, ये याद रखिएगा। ठीक, तो 4 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तांबा तथा जास्ता मिश्रण है। तांबा तथा जास्ता किसका मिश्रण है, ये आपको बताना है। तांबा तथा जास्ता किसका मिश्रण है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो तांबा तथा जास्ता किसका मिश्रण है, तांबा जास्ता मिलकर क्या बनता है, पीतल बनता है। क्या होता है, एलॉय जो है ये आपको पीतल का है, तांबा और जास्ता, ये याद रखिएगा। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। जो वैदिक लोग थे, ठीक है, वैदिक काल के लोग, वैदिक काल भी बोल सकते हैं, उनके द्वारा सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया जाता था, किस धातु का प्रयोग किया जाता था, ये आपको बताना है। तो इनके द्वारा तांबा का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था, तांबा, कॉपर जिसे बोला जाता है। चांदी के बारे में जान लीजिए। चांदी जो है ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। सबसे अच्छा आघातवर्धनीय माना जाता है सोना। आघातवर्धनीय मीन्स कि उसको पीट कर सबसे लंबा बनाया जा सकता है। अगर 10 ग्राम सोने को आप पीटिएगा तो उससे एकदम पतला 2 किलोमीटर तार निकाल सकते हैं। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। चांदी के बाद सबसे अच्छा जो आता है विद्युत का चालक में, वो तांबा आता है। अब तांबा का उपयोग भी देखिएगा तड़िक चालक में होता है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश की स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य में के प्रधानमंत्री कौटिल्य, जिसे सड़क भी बोला जाता है, और इनसे विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, जो कि अर्थशास्त्र नामक राजनीतिक और प्रशासन पर बुक लिखे थे। तो यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। माफ कीजिएगा, राजदूत कौन था। ठीक, एम्बेसडर कौन था, जो कि राजदूत अभी बोला जाता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। आपके सामने ऑप्शन है, तो आप देखिएगा, सिलुकस निकेटर के ही राजदूत थे मेगस्थनीज, और सिरकुस निकेटर ने ही मेगस्थनीज को कहाँ भेजा था, तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक, तो ये हो जाएंगे मेगस्थनीज, जो कि इंडिका बुक भी लिखे थे। और आपको चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन था, तो कौटिल्य था। ये ध्यान में रखिए, कौटिल्य को ही चाणक्य भी बोला जाता है, विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। ठीक, और राजनीतिक प्रशासन पर इन्होंने आपको अर्थशास्त्र नामक बुक भी लिखा था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। जो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है वो स्थित है, कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क आराम से आप लगा सकते हैं। तो ये भारत के सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से, ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भारत का कौन है, बीएड में आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये सिक्किम है, और सिक्किम में ही का स्थित है, तो कंचनजंगा स्थित है, ये याद रखिएगा। अब जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य सिक्किम हुआ। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य पूछे भारत में, तो हो जाएगा गोवा, ये याद रखिएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा हो जाएगा। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य अगर पूछे तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य पूछे तो हो जाएगा राजस्थान।
ठीक है, ये सब याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे जनसंख्या घनत्व के हिसाब से सबसे पहला स्थान किसका आता है, तो हो जाता है बिहार का, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। अगर पूछे सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो अरुणाचल प्रदेश लगाइएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आराम से आपको लगा लेना है। 8 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, भारत में सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, ये देखिए, भारत में सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम बताने आपके सामने सभी में ऑप्शन दे दिया। तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है ये आपको गोरखपुर में मिलेगा, यूपी में स्थित है गोरखपुर, आपको रेलवे प्लेटफॉर्म है, ये सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक, ये याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 9th के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये डी हो जाएगा। यहाँ सोनपुर दे रहा है, तो सोनपुर ये याद रखिएगा, हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर मेला बोला जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा आपको यहाँ पर मेला लगता है, आपको जंतुओं का मेला, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है। अल्पसंख्यक जो है, माइनॉरिटी है, उनके हितों की सुरक्षा। अब माइनॉरिटी धर्म से भी हो सकते हैं और बोली ओली से भी हो सकते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये याद रखिएगा, ये आपसे पूछ रहा है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा किया जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो ये आप देखिएगा, ये आपको अनुच्छेद 29 और 30 में देखिएगा, अल्पसंख्यक के लिए ये आपको सुरक्षा के लिए प्रावधान दिया गया है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हमारे फंडामेंटल राइट देखिएगा, तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे संविधान के भाग 3, जिससे भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कि यूएसए के संविधान से लिया गया है, बिल ऑफ राइट्स से। ठीक, यहाँ पर दिया गया 6 मौलिक अधिकार, पहले 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में आपको 7वां मौलिक अधिकार निकाल दिया गया, जो कि आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। अब लीगल राइट है, इसे बना दिया गया। तो अभी मात्र आपके पास क्या है, जो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, तो उसके बाद आपके पास 6 मौलिक अधिकार हैं, जो कि हमारे आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक दिया हुआ है संविधान के भाग 3 में। ठीक, ये सब याद रखिएगा। और उसी के आर्टिकल यहाँ पर देखिएगा 29 और 30 में दिया है अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा के बारे में। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि मौन घाटी, जिसे साइलेंट वैली भी बोला जाता है, में पादपों और जंतुओं की दुर्लभ जातियां कहाँ पर है। देखिए, मॉल घाटी से बोला जाता है, साइलेंट वैली अमेरिका में भी है, ये भी ध्यान में रखिएगा। सिलिकॉन वैली भी है, सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है इसे। सिलिकॉन अगर पूछे सिलिकॉन घाटी, तो वो आपको बेंगलोर को बोला जाता है। ठीक, और अमेरिका में भी स्थित है। क्यों उसे बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक का काम होता है, बहुत ज़्यादा इंजीनियर ये सब बहुत ज़्यादा बेंगलोर में स्थित है। ठीक, सिलिकॉन सिटी के नाम से भी उन्हें जाना जाता है, बेंगलोर को। ठीक, सिलिकॉन सिटी बोला जाता है। अब देखिए, मौन घाटी साइलेंट वैली जो है, वैली है एक, ठीक, ये केरल में पाया जाता है। कहाँ पर है, केरल में। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, पादप और जंतु, इसकी पौधे और जंतु के बहुत दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। ठीक, और ये कहाँ पड़ता है, तो ये पश्चिमी घाट में पड़ता है, यहाँ पर देखिएगा इधर पड़ता है। ठीक, केरल की राजधानी पूछा है, तो केरल की राजधानी आपको तिरुवनंतपुरम हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, सबसे ज्यादा नारियल कहाँ होता है, भारत में केरल में ही होता है। मसाला उसाला का आपको बगीचा कहाँ बोला जाता है, केरल को ही बोला जाता है। और केरल में ही कालीकट है, जहाँ पर सबसे पहले 1498 में आपको कौन आया था, तो वास्को डी गामा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इस बात सबसे पहले किसने आया था, तो पुर्तगाली आया था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये पूछा था कि कौन पुर्तगाली आया, तो वास्को डी गामा। कब आया था, 1498 में आया था। ये कहाँ आया था, कालीकट आया था। कालीकट कहाँ स्थित है, केरल में। ये सभी 5 क्वेश्चन आपके बीएड में पूछे हुए हैं, हर साल आपके लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये सब याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन याद रखिए, सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है, तो केरल में ही है। लिंगानुपात में इसके 1000 पुरुषों पर लड़कियों की संख्या देखा जाता है, तो ये आपको केरल में ही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है। रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो रेशम के कीड़े का पालन जो कहलाता है, ये कहलाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी का होता है, पीसीकल्चर मछलियों का होता है। ठीक, तो ये सब याद रखिएगा। 12 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है। ठीक, तो 12 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, वैसे मैं आपको बता दूं कि फिर से आपका जो बीएड की एग्जाम डेट बढ़ाया गया है, वो 11 जुलाई को ही प्रस्तावित किया गया है। ठीक, तो 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आपको सामने क्वेश्चन है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश का है, तो वो हो जाएगा चीन। और उसके बाद पूछे तो वो हो जाएगा भारत। भारत दूसरे स्थान पर आता है, लेकिन जल्द ही चीन को पास करेगा। अगर ये पूछे कि विश्व के सबसे बड़ा देश कौन है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वो हो जाता है रसिया, रूस। ठीक, और आपसे ये पूछे कि भारत क्षेत्रफल के हिसाब से, तो 7वें स्थान पर आता है, और जनसंख्या के हिसाब से दूसरे स्थान पर आता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। जो शरीर में हीमोग्लोबिन कार्य करता है, ये कौन सा कार्य करता है, ये आपको बताना है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है, ये ऑक्सीजन का वहन करता है, मीन्स ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक, हीमोग्लोबिन में द्वारा ही ऑक्सीजन का परिवहन होता है। और जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है, देखिएगा एकदम धड़कन बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन थोड़ा बड़ा होने लगता है। तो ये आपको हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है, ये ब्लड में पाया जाता है, ये याद रखिएगा, इसके खून में पाया जाता है। ठीक, तो ये 14 के आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की परिवहन करता है कौन, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है।
क्वेश्चन नंबर 15 है कि पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखी है? जो पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रन बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो ये सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया है मिडनाइट चिल्ड्रन। ठीक, तो ये इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 15 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य में है? जो कथकली है एक नृत्य है, डांस है, इसका प्रचलन किस राज्य में है ये आपसे बताना है। ये आपके सामने ऑप्शन है। कथकली का नृत्य जो है ये प्रचलन किस राज्य में है? तो कथकली, देखिए कथकली जो हुआ ये आपको कहाँ पर है? शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको केरल का है। केरल का है, ये ध्यान में रखिएगा। कथकली, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का। तमिलनाडु का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम, यह सब याद रखिएगा। उड़ीसी डांस जो है ये उड़ीसा का है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कथकली, ये आपको केरल का हो जाएगा। वहीं आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि कथक कहाँ का डांस है, तो ये उत्तरी भारत या उत्तर प्रदेश दे सकता है, वहाँ पर कथक डांस होता है। ठीक, शास्त्रीय। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय मानक समय आधारित है। जो भारतीय मानक समय है ये किस पर आधारित है? सभी लोगों को पता है कि जो डेट लाइन है मीन्स की दिनांक रेखा या समय रेखा, जिसे टाइमलाइन बोला जाता है, ये देशांतर पर, देशांतर जो है ये खड़े वाला लाइन जो होता है पृथ्वी पर जो है, ठीक, ये आपको मिलेगा नहीं, ये आपको क्या बोला जाता है? वर्चुअल लाइन है। मीन्स कि हम लोग अपने सुविधा के अनुसार ये बनाए हुए हैं एक एक डिग्री पर। तो ये जो है ये इसे आप लोग क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। और यही जो आपको लेटीट्यूड मीन्स की जो लेटा उटा होता है उसे हम लोग अक्षांश बोलते हैं। ठीक, और लॉन्गी मीन्स की जो लंगा होता है ये आपको क्या बोला जाता है? इसे आपको देशांतर बोला जाता है। देशांतर पर ही आपको 180 डिग्री देशांतर को क्या बोला जाता है? तो वहाँ से डेट लाइन लिया जाता है, दिनांक रेखा। ठीक, एक दिन आगे पीछे हो जाता है। और 0 डिग्री आपको देशांतर रेखा समय रेखा कहलाता है, जो ग्रीनविच से पार होता है। तो ये आप भारतीय मानक समय जो आधारित है ये 0 डिग्री आपको देशांतर से ये पूरब की तरफ आधारित है, जो कि 5.5 घंटे आगे है। और इसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ये है। ठीक, ये याद रखिएगा, जो कि भारत के बीचों बीच से जाता है, आपको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। 17 का सी हो जाएगा, जो कि आपको जो 0 डिग्री है आपको देशांतर रेखा वहाँ से 5.5 घंटे आगे है, जो कि भारत में इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। पहले मिर्जापुर बोला जाता था, अब इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। आपको 17 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? ये आपके सामने ऑप्शन देख लीजिए, सभी ऑप्शन देख लेना है और उसके बाद ही क्वेश्चन लगाना है। तो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये सबसे ज़्यादा जो है ये बांग्लादेश के साथ है, लगभग 4000 किलोमीटर के करीब है। तो ये बांग्लादेश के साथ आपको ऐसे ही चारों तरफ से देखिएगा, बांग्लादेश घिरा हुआ है भारत से, और बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलेगा। सबसे कम किसके साथ मिलेगा? तो अफगानिस्तान के साथ लगभग 106 किलोमीटर की सीमा मिलता है, जो कि जम्मू कश्मीर वाला जो अभी पाकिस्तान के पास है वो जो है वो वाला क्षेत्र लगता था। ठीक, तो ये बांग्लादेश हो जाएगा, ये याद रखिएगा। बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरे हुए राज्य जो है, जो वो त्रिपुरा है, जो कि त्रिपुरा जो राज्य है भारत के, ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। जो आपको रेड क्लिफ रेखा है ये आपको पाकिस्तान और आपको मिलेगा भारत के बीच में, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में किसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है लोह आपको उत्पादन के लिए? तो भारत का पिट्सबर्ग जो कहा जाता है ये आपको कहा जाता है जमशेदपुर। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? 19 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 100 वर्षीय युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? जो 100 वर्ष का युद्ध हुआ था, लगातार 100 वर्ष, ये किसके किसके मध्य हुआ था ये आपको बताना है। तो 100 वर्षीय युद्ध जो हुआ था ये आपको हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस। और 7 वर्षीय भी जो युद्ध हुआ था 7 साल का, वो भी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ही हुआ था और निर्णायक युद्ध था। तो 100 वर्षीय युद्ध जो था ये किसके किससे? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 1857 में भारत में हुए विद्रोह का एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? जो 1857 में विद्रोह हुआ था इसका एक नेता तात्या टोपे थे। इनका मूल नाम क्या था? मूल नाम पूछ सकता है तात्या टोपे के आपको। TH इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग इनका मूल नाम था, ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। 1857 के विद्रोह आप सभी लोगों को पता ही है, बिहार की तरफ से आपको आरा के जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह ने भूमिका निभाया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ठीक, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसे BHU भी बोला जाता है, जो कि आपको बनारस में स्थित है, पहले इसे काशी विश्वविद्यालय भी बोला जाता था। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना या संस्थापक किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको 1916 के करीब किया गया था, मदन मोहन मालवीय द्वारा। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय, ये याद रखिएगा। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति कौन है, ये आपको बताना है। तो सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति, भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति जो कि बिहार के सिवान जिले से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के सबसे लंबे राष्ट्रपति भी रहे हैं और भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति थे। ठीक, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और भारत के सबसे लंबे प्रधानमंत्री पूछे तो वो हो जाएंगे सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 24 कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है ये किसमें निहित होती है ये आपको बताना है।
तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो ये राज्यपाल में निहित होती है। ये ध्यान में रखिएगा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में, और केंद्रीय और या आपको जो पूरे देश के अगर बात किया जाए तो वो आपको संसद उनसद सब उसी में आ जाता है, वो आपको राष्ट्रपति में निहित हो जाता है कार्यपालिका शक्ति। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य को दे दिया गया है, राज्यपाल में इसके राज्यपाल को दे दिया गया है, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति हटा भी सकते हैं राज्यपाल को। ठीक, ये सब ध्यान में रखिएगा। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन है? भारत के प्रथम महिला शासक कौन थी आपको बताना है। भारत के प्रथम महिला शासक जो थी ये थी आपको रजिया सुल्तान। ये इल्तुतमिश की बेटी थी, 1236 से लेकर 40 तक ये बनी थी। ठीक, ये रजिया सुल्तान भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। ये ध्यान में रखिएगा, रजिया सुल्तान इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 25 का आंसर सी हो जाएगा। टोटल मैंने 25 क्वेश्चन आपको कराया, और इससे पहले भी जो मैं टेस्ट ले रखा हूं उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, जरूर देख लीजिएगा। कितने क्वेश्चन सही किए ईमानदारी पूर्वक आपको बताना है। डेली बेसिस पर मैं अब टेस्ट लाऊंगा, बीच में काम कुछ आ गया तो मैं चला गया था बाहर। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी मन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।